नमस्कार। अभी आपने पहले विदाई संभाषण का पहला भाग सुना था, जिसमें हमने आपको बताया था कि वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था और साथ ही इस देश के संसाधनों को अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। अर्थात जो भी उन्होंने नए नए आयोग बनाए वो अंग्रेजों के लिए थे, भारतीयों के लिए नहीं थे। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्हें प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौशल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा दिया। उन्होंने ऐसा कार्य किया तो, परंतु इन्हें इस देश में और उन्हें अपने देश में भी नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आत्ताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। अर्थात जब शासन कठोर होता है, अत्याचार करता है, तो उसकी निंदा हर जगह पर होती है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। अर्थात प्रेस पर भी पाबंदी थी कि कोई उन सरकार के विरुद्ध कोई लिख नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषण प्रयोग एवं रवानगी के साथ साथ एक साहसिक गद्य का नमूना लेखक ने प्रस्तुत किया है। अर्थात भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था, अर्थात उनका स्थान ऊंचा था। उनकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचे और आगे था, परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगली लाट ने नीचा दिखा दिया। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में अंतिम भाषण देकर अपनी धीरता, गंभीरता का दिवाला निकाल दिया। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी कि यदि आप हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं तो हम यहाँ से इस्तीफा दे देंगे। ये उन्होंने अपनी सरकार से कहा, जिसे उनकी सरकार ने स्वीकार कर लिया। ये कर्जन सोचते थे कि हम यदि ऐसी धमकी देंगे तो सरकार हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं करेगी और हम फिर इसी पद पर बने रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने ही उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया। भारत में उनके इशारों पर हाकिमों को नाचना पड़ता था। भारत में जब वो वायसराय थे तो उनके इशारों पर बड़े बड़े अधिकारी इधर से उधर जाया करते थे और जी हुजूरी बजाया करते थे। उन्हीं के इशारे पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई थी। अर्थात जो भारतीयों को शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का भी निम्न स्तर हो गया और भारतीयों को अंग्रेजों के सामने नीचा दिखना पड़ा। उन्होंने ही बंग देश की विभाजन की योजना बनाई, अर्थात बंगाल विभाजन की योजना थी, उन्होंने ही बनाई थी। परंतु उनके अपने ही देश में एक फौजी अफसर उनके कहने पर नियुक्त न हो सका। अर्थात उन्होंने अपनी सरकार से एक फौजी अफसर को नियुक्त करने के लिए कहा, लेकिन उन्हीं की सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्हें पद से इस्तीफा दिया। इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि यदि आप इस अधिकारी को नहीं रखते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उन्होंने उस अधिकारी को नियुक्त नहीं किया, बल्कि इनका इस्तीफा मंजूर कर दिया। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह पतित दशा देखकर अत्यंत दुखी। जब उन्होंने इतने ऊंचे अफसर की ऐसी बुरी दशा देखी तो उन्हें भी दुख हुआ।
अब उनका जाना तय है, अतः भी इस अवधि को कैसे काट रहे होंगे वे ही जानते हैं। लेखक कहता है कि जब उनके जाने का आर्डर आ गया है तो ऐसी अवधि में उनका समय कैसे कट रहा होगा जो स्वयं ही जानते हैं, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। माई लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। लेखक कहता है कि माई लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए कि आपने कैसे कार्य किए हैं, जिसके कारण न तो यहाँ आपकी प्रशंसा हो रही है और न वहाँ। देशवासी भी बहुत परेशान हैं। आप किस काम को आए थे और क्या करते हैं? आपको यहाँ आकर क्या करना था और आपने कैसे काम किए? यहाँ भारत के लोगों को शिक्षा दिलवानी थी, अन्य कार्य कराने थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और यहाँ से चले गए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यानी राजा अपनी प्रजा के लिए कुछ न कुछ तो करता है, लेकिन यहाँ आप राजा के समान होते हुए भी भारतीयों के लिए कुछ कार्य न कर सके, इसका मुझे बड़ा दुख है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे, तो कृपा करके बताइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? लेखक उनसे प्रश्न करता है कि क्या आपने इस देशवासियों के प्रति कुछ कार्य किए? अर्थात आप राजा के समान थे और ये भारतवासी प्रजा के समान। आपको उनके हित के लिए कुछ कार्य करना था, किंतु कुछ कार्य भी न करते और यहाँ से जा रहे थे। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? यहाँ उन्होंने शासन को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मन का कार्य करना ही और दूसरे जनता की आवाज को न सुनने का नाम ही शासन है। क्या इसी को शासन कहते हैं कि आप अपने मन की करते रहें और प्रजावासियों की कुछ न सुने? यदि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आप भी शासन नहीं कर पाएंगे। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिससे सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है? लेखक कहता है कि प्रजाजनों की बातें आपको सुननी चाहिए, लेकिन आपने नहीं सुनी, बल्कि उनकी आवाज को दबाकर अपनी मर्जी के अनुसार आपने काम किया। अर्थात भारतीयों की जिन दशा को आपने जो कह रहे थे कि हमें शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, आपने सब उनको दबाकर अपने मन से शासन किया। क्या यही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान। सैकड़ों कामना सही लेखक उनसे पूछता है कि एक काम तो बता दीजिए जिसमें आपने उन लोगों की बातें या प्रजाजनों की बातें सुनी, केवल अपनी जिद का ही पालन किया है, अन्य किसी की बात आपने नहीं सुनी। कैसर और जार भी घेरने घुटाने से प्रजा की बात सुन लेते। कैसर का मतलब है रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है, जो तानाशाह जर्मन शासकों को 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। यानी कैसर शब्द ये है, यानी ये रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है जो तानाशाह था। दूसरा जार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों को 16वीं सदी से 17वीं सदी के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जार भी जूलियस सीजर शब्द से बना है। इसमें रूस के तानाशाहों को संबोधित किया जाता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक के लिए प्रयोग हुआ था। यानी इसका प्रयोग सबसे पहले बुल्गारियाई शासक 913 ईस्वी में इसका प्रयोग हुआ था। पर आप एक मौका तो बताइए, अर्थात आपने भी उन्हीं तानाशाह के समान आपने कार्य किया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसे आप अपना वर्णन सुना सकें, जिसमें किसी का अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट अटकने दिया हो। अर्थात प्रजाजनों के दुख को सुनने के लिए आपने कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि कोई आपके पास आए और आपने उसकी सुनी। अर्थात किसी की बात न सुनकर, प्रजाजनों की बात न सुनकर स्वयं आपने अपने मन की बात की है, अपनी जिद के आगे किसी के सामने नहीं सुना।
नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह की तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। नादिर शाह ये 1688 से 1747 तक ईरान के शाह रहे, वहाँ के ईरान के शासक रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से भी जाने जाते थे। इनका दूसरा नाम था नेपोलियन ऑफ पर्सिया। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आत्मा के लिए भेजा था। तो ये आपने कत्लेआम उसी दम रोक दिया था, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उस समय भारत की जनसंख्या 8 करोड़ थी। इतने लोगों की प्रार्थना आपने नहीं सुनी और अपनी जिद के आगे ही कार्य करते थे। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, अर्थात वायसराय बने रहने की अवधि आपकी समाप्त हो गई। तथापि वंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं, फिर भी बंगाल का विभाजन न करके आपको घर जाना पसंद नहीं। आप चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन हो जाए तभी मैं यहाँ से विदा दूँ, अर्थात अब भी आप विभाजन की बात कर रहे हैं। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद। क्या समझते हैं कि आपकी जिससे प्रजा में तेजी में दुख नहीं होता, अर्थात आप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, लेकिन इतनी 8 करोड़ प्रजा को कितना कष्ट होता है, कभी आपका सोचा है? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते थे, अर्थात जो आपका पसंदीदा व्यक्ति था उसे आपने सरकार से नौकरी देने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने नौकरी नहीं दी तो उनके लिए आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया कि अपने पद ही छोड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना जाती, अर्थात इस देश की जनता कितना भी रुष्ट हो जाए लेकिन अपने देश को छोड़कर नहीं जाती, अर्थात वहीं पर रहती है। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। आप जो जिद करते रहे, यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद को यहीं पर देखा कि आपकी जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार थे। आपने जितना चाहा यहाँ की जनता को कष्ट दिया, और ये कष्ट के कारण ही आपको भी कष्ट सहना पड़ा। आप स्वयं उसके शिकार हुए, आप दूसरों को कष्ट दे रहे थे, लेकिन अब आप स्वयं ही उसके शिकार हो गए हैं, अर्थात आपको भी यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वो भारतवासियों की प्रजा की ओर कहते हैं कि यहाँ की प्रजा इस प्रकार है कि वे अपने दुख और कष्ट नहीं देखते, केवल परिणाम देखते कि इसका परिणाम क्या होगा। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है, अर्थात यहाँ के लोग जानते हैं कि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है। आज हम गुलाम हैं, कभी न कभी हम स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार यहाँ के प्रजाजन जीवित रहते हैं। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति के साथ आप ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षकों को देखने कि आपकी आंखों को ताव नहीं, अर्थात हमारे देश के लोग शिक्षित हों, भारतवासी शिक्षित हों, ये देखना आपको पसंद नहीं था, अर्थात यहाँ के व्यक्ति अशिक्षित ही रहें, ये आपके मन में था। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाएगा। अनपढ़ के कारण अज्ञानी प्रजा के नाम से आपका स्वर कभी कभी यहाँ मुखरित होता था। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के स्थान पर काटे थे, अर्थात यहाँ एक राजकुमार का वर्णन यहाँ की अनपढ़ जनता गाती है।
कि जिसने कई दिनों तक नरवणगढ़ नाम के स्थान पर दुख में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे ऊंची पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीत से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवणगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुमसे काटे हैं। मेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवणगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन के लिए भी अपनी सेवा में चूक की हो या यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार न करना। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। इस प्रकार उस राजकुमार ने कहा, माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, लेखक समझाता है कि जिस निरक्षर प्रजा में इस प्रकार की गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? अर्थात जाते समय आप कुछ देशवासियों को संदेश देंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह स्थान दे। यही कहेंगे कि हे दुर्भाग्यशाली भारत, तेरे कारण मैंने सुख उठाया लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया। यहाँ आपकी बदौलत मैंने जो शान देखी है, जो जीवन में असंभव है, अर्थात जो यहाँ मेरा गौरव बढ़ा था वो जीवन में पुनः दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। कहते हैं कि प्रजाजनों ने यहाँ का कुछ हमें कष्ट नहीं दिया, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं, अर्थात भारत देश की दुर्दशा करने में मैंने कोई भी बात नहीं छोड़ी। अर्थात मैंने जितने भी कष्ट हो सकते थे, निरक्षरता और दंड, भारतवासियों को गुलाम बनाना, इस प्रकार की सभी दंड तुझे दिए। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जीवन में थी। अर्थात जब तक मैं यहाँ था तो तेरा भला करने में मेरा कोई मन इरादा नहीं था। इसी कारण मैंने इसको अग्रसर नहीं होने दिया। अब कुछ शक्ति नहीं है, अर्थात मैं जब तक वायसराय था यहाँ कुछ कर सकता था, यहाँ के निवासियों को कुछ दे सकता था, उस समय मैंने ये कार्य नहीं किया। परंतु अब मैं इस्तीफा दे चुका हूँ और अब मेरी कोई शक्ति नहीं है जिसके कारण मैं कोई कार्य कर सकूं जो तेरे लिए कुछ कर सकें। पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाओ। पर इतनी कामना करता हूँ कि फिर ये भारत से स्वतंत्र हो और अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें, अर्थात मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाले तुम्हारी इस प्रतिभा को समझ सके, आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड ने कहा। अर्थात लॉर्ड कर्जन यहाँ से विदा हो गए और उन्होंने भारत में कुछ कार्य नहीं किया। तो विदाई संभाषण के द्वारा उन्होंने यहाँ की दशा और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया है। अब इस पाठ का ये पार्ट सेकंड समाप्त होता है। जय हिंद।